अभी कनाडा स्टडी करने के लिए बंद हो गया है। कुछ रूल्स रेगुलेशन इस साल कुछ बदले हैं। स्टूडेंट वीजा का पूरा सिस्टम ही कैनेडियन गवर्नमेंट चेंज कर रही है। जितने वीजा हर साल इश्यू होते थे उसमें 35% का कट हुआ है। आपको पढ़ने के बाद वर्क परमिट ना भी मिले। पिछले 5 महीनों में ही बदलाव आया है। तो ये सब बदलाव इतने जल्दी आए हैं, माँ बाप को भी यही लगता है कि मैं सेट हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। नो प्लानिंग इज अ प्लानिंग फॉर अ फेलियर। सर IELTS के बगैर तो जाना हाँ, लेकिन नहीं। सो IELTS में एवरेज इंडियन स्टूडेंट्स जो है अपने गुजरात से, पंजाब से, हैदराबाद से, मैंने जो देखा हुआ है, उनका स्कोर 5 और 6.5 के बीच में ही रहता है। कनाडा में जाना एकदम आसान हो जाएगा, कम एक्सपेंसेस में हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, कुमार बास कुक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार बारोट। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने पॉडकास्ट किया था कनाडा वर्क परमिट पर, जो लोगों को बहुत ही पसंद है। फिर हमने सोचा कि क्यों ना स्टूडेंट वीज़ा पे भी एक ऐसा पॉडकास्ट किया जाए। आज का हमारा पॉडकास्ट स्टूडेंट वीज़ा पे है। आप हमारा ये वीडियो अंत तक देखिएगा और जो भी आपको लगे, अच्छा लगे खास करके, वो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप और किन चीज़ों पे पॉडकास्ट देखना चाहते हैं। हम ज़रूर आपकी ख्वाहिश पूरी करना चाहेंगे। दोस्तों, आज का हमारा पॉडकास्ट है स्टूडेंट वीज़ा पे, जिसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं जाने वाले इमिग्रेशन लॉयर एडवोकेट प्रशांत अजमेरा। प्रशांत सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारा पिछला जो एपिसोड था कनाडा वर्क परमिट जी, बहुत ही पसंद आया लोगों को, लोगों ने काफ़ी सराहा। तो मुझे फिर लगा कि क्यों ना स्टूडेंट वीज़ा पे भी किया जाए। लेकिन जब मैंने इसके बारे में थोड़ी जानने की कोशिश की तो पता चला कि कुछ रूल्स रेगुलेशन इस साल कुछ बदले हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि 2024 में स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो रूल्स रेगुलेशन है उसमें क्या बदलाव आए हैं? सर कुमार भाई, बहुत ही बदलाव आए हुए हैं और ऐसा कह सकता हूँ कि ये पहली बार मेरे 32 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि स्टूडेंट वीज़ा का पूरा सिस्टम ही कैनेडियन गवर्नमेंट चेंज कर रही है। जैसे कि 5-6 मेजर चेंजेस जो आए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1 कि एक तो आपको जो प्रूफ ऑफ फंड दिखाने की ज़रूरत थी वो 10,000 12,000 से लेके डबल हो गई है, 22-23 हज़ार डॉलर तक। दूसरा जो चेंजेस आया है वो कि स्टूडेंट वीज़ा में जितने वीज़ा हर साल इश्यू होते थे उसमें 35% का कट हुआ है, मतलब कम इश्यू करेंगे। तीसरा जो चेंजेस आया है वो ये है कि आप अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी B-C ग्रेड की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको पढ़ने के बाद वर्क परमिट ना भी मिले। चौथा जो आया है वो ये है कि जो कनाडा की स्टेट गवर्नमेंट है, जहाँ पे आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देना जरूरी है। तो ये सब बदलाव की वजह, और वो पिछले 5 महीनों में ही बदलाव आया है। तो ये सब बदलाव इतने जल्दी आए हैं तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अभी कनाडा स्टडी करने के लिए बंद हो गया है। मैं कहता हूँ कि बंद नहीं हुआ है, ये जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है। और जो स्टूडेंट्स सीरियस है पढ़ने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए, कनाडा में सेटल होने के लिए, उनके लिए ये बहुत ही अच्छे चेंजेस हैं। सर, आपने बताया कि चेंजेस है, टफ हो गए, फिर भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मुझे फिर भी कुछ मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे वहाँ पे पहुँच गए जी, तो पहुँचने के बाद जब उनको पता चला कि इस तरीके के रूल्स रेगुलेशन में कुछ चेंजेस है, उनको नौकरी मिलने में दिक्कत हो रही है। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? कुमार भाई, बहुत सिंपल सी बात है। ऐसा कहते हैं कि मैं 32 साल से ये प्रोफेशन में हूँ और इससे पहले भी लोगों के दिमाग में ये हो गया है कि कुछ प्रिजम्पशंस हो गए उनके दिमाग में। जैसे कि मैं 4-5 प्रिजम्पशन दिखाता हूँ। पहला प्रिजम्पशन उनके लोग दिमाग में ये होता है कि मैं कनाडा पहुँच जाऊँगा, मैं सब ठीक कर लूँगा, सब ठीक हो जाएगा, मुझे कनाडा पहुँचना है,
स्टूडेंट वीज़ा पे, वर्क परमिट पे, विजिटर वीज़ा पे। सो उनकी कोई प्लानिंग नहीं होती है। दूसरी, वो ये कहते हैं कि वहाँ पे मैं पढ़ लूँगा, साथ में काम कर लूँगा और मेरा फाइनेंस और स्टडी दोनों हो जाएगा। वो भी बहुत दिक्कत वाली बात है। और तीसरा ये समझते हैं कि मुझे वहाँ पे मैं पढ़ाई की तो मुझे जॉब ऑटोमेटिक मिल जाएगा, उसके बाद मुझे इमिग्रेशन भी ऑटोमेटिक मिल जाएगा। चौथा प्रिजम्पशन उनका ये होता है कुमार भाई कि मेरा फ्रेंड गया है, बहुत सक्सेसफुल हो गया है, तो मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा, बस मुझे एक बार कनाडा पहुंच जाने दो। लेकिन वहां पहुंचने की जिसको आप कहते हैं ना हरी में, वो उनका जो फोकस है वो भूल जाते हैं। बस मैं कनाडा पहुंच जाऊं, मैं दुनिया जीत लूंगा, मैं सेट हो जाऊंगा। माँ बाप को भी यही लगता है कि मैं सेट हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है ही नहीं। आप अपने घर से कहीं पे भी बाहर जाने के लिए निकलते हैं तो 2 बार सोचते निकलते कि मुझे कहाँ से कैसे जाना है। आप यहाँ पे मेरी ऑफिस पे आए या ये पॉडकास्ट के लिए, आपने हमें सुबह बात की, आपने प्लानिंग किया, मैंने प्लानिंग किया, ये भाई ने आके 20 मिनट टाइम लिया पूरा सेटअप करने, तब जाके ये पॉडकास्ट बना। आप अपना लाइफ एक्सपीरियंस चेंज करने के लिए, कैरियर चेंज करने के लिए कनाडा जाना चाहते हैं या और भी कोई कंट्री में जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास प्लानिंग क्या है? मैं कहता हूँ जीरो प्लानिंग। सो उसका एक बहुत ही अच्छा जिसको कहता है ना कि एक कहावत है, नो प्लानिंग इज अ प्लानिंग फॉर अ फेलियर। अगर आप कोई प्लान नहीं करते तो उसकी प्लानिंग क्या होगी? आपके फेलियर की प्लानिंग होगी। अच्छा प्रशांत सर, आपने ये बहुत बढ़िया बात बताई, प्लानिंग। अच्छा, तो बात हम शुरू से ही शुरू करते हैं। स्टूडेंट वीज़ा किसी बच्चे को लेना है, कनाडा जाना है, पढ़ना है, वहाँ पे कमाई भी करनी है, शुरू कैसे किया जाए? देखो हमारी मेंटालिटी जो यहाँ पे रहती है, और हम मैं किसी को खराब या बुरा या अच्छा कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमेशा हमारे पूरे कल्चर में यह है कि हम लास्ट मिनट पे ही सब डिसीजन लेते हैं। कोई जैसे लोगों को मिलना है तो सब सुबह में फ़ोन कर रहा, हम मीटिंग करेंगे। अरे भैया 2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले क्यों प्लानिंग नहीं करते? सो आपने सोचा, आपके बच्चों के लिए पेरेंट्स ने सोचा कि मुझे मेरे बच्चे को बाहर भेजना है, कनाडा भेजना है, लेकिन उसका एक्शन कब लेते हैं? जब 12th का रिजल्ट हाथ में आता है तब। लेकिन आमतौर पे तो यही होता है, नहीं, रिजल्ट आने के बाद ही डिसाइड करेंगे ना कि डिसाइड कर क्या है। लेकिन उसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है सर। मिनिमम 18 मंथ्स पहले से आपको सोचना चालू कर देना चाहिए। 1.5 साल पहले, क्योंकि वहां पे एडमिशन रिक्वायरमेंट जो है वो अगले साल चालू हो जाती है, नेक्स्ट ईयर के लिए। यानी कि 10th पास होने के बाद तुरंत ही 12th पास होने के बाद क्या करना है वो सोच लेना चाहिए, खास करके जब कनाडा जाना होता, कोई भी कंट्री में जा रहा हो, क्योंकि सारे फॉरेन कंट्रीज में सितंबर का जो ईयर है, समझो कि सितंबर 24 का ईयर है, तो आपका एडमिशन जो रिक्वायरमेंट है वो नवंबर 2024 से फरवरी 2024 के बीच में पूरा हो गया है। ये सितंबर का एडमिशन, लास्ट अक्टूबर नवंबर 23 से लेकर फरवरी में आपका एडमिशन एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए ताकि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ सके। लेकिन ये सब कॉलेजेस है और जो प्राइवेट कॉलेजेस है, सेमी प्राइवेट कॉलेजेस है, वो क्या है कि 4-5 इनटेक करते हैं, तो कभी भी एडमिशन मिल जाता है, तो लोगों को लगता है कि मैं कभी भी कर लगता हूँ। मैं अब हम अहमदाबाद में बैठे हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी में आप 5 इनटेक होते हैं साल के, ओके, एक ही बार एडमिशन होता है जी, जून से अगस्त के बीच में। बिल्कुल। सो कनाडा में क्यों अलग होगा? हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो उसमें आप हर 2-3 महीने जब बैच चालू होती है, जब बच्चे चले जाते हैं, तो ये लोगों के दिमाग में आ रहा है कि कनाडा में तो 5 इनटेक होती है साल की। सो पहले ये सोचिए कि आप कब जाना चाहते हैं। 12th के बाद जाना चाहते हैं, बैचलर्स डिग्री करके जाना चाहते हैं, मास्टर्स करने के लिए जाना चाहते हैं, आप कॉलेज में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, और उसका एक्सपेंसेस क्या है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, और उसके साथ पढ़ने के बाद आपको ये सोचना है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसका ऑक्यूपेशन डिमांड क्या है, उसकी मुझे नौकरी कैसे मिलेगी, वहाँ पे उसकी डिमांड कितनी है, सैलरी कितनी मिलेगी, क्या लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है कि नहीं। ये सब चीज़ें आपको
देखनी चाहिए और उसकी स्टडी, ये 1.5 साल का जो मैंने टाइम दिया है उसमें ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए। ओके, तो सर आपका मतलब ये है कि क्या पढ़ाई करनी है, खास करके अगर 12th के बाद जाना है तो ग्रेजुएशन में मुझे क्या पढ़ाई करनी है वो सबसे मुझे पहले डिसाइड करना है। उसके बाद उसके साथ साथ मेरी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। शायद हर गवर्नमेंट ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है हर स्टूडेंट को कि वो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा कमा भी सके, तो उसके साथ साथ उसको कैसी जॉब मिलेगी उसका भी उसको यहाँ से स्टडी करना चाहिए। सर यहाँ से कैसे ये सब पता चलेगा? सब बहुत गवर्नमेंट वेबसाइट्स और पोर्टल्स के इतनी इंफॉर्मेशन है। मैं आपको बताऊं, मैं जितनी भी एडवाइस देता हूं अभी वो सब मैं इंटरनल पोर्टल, गवर्नमेंट अप्रूव्ड पोर्टल जो है उसी में से निकाल के मैं अपने क्लाइंट को एडवाइस देता हूँ। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई पर्सनल सोर्स है और मुझे वहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन क्या करते हैं कि यहाँ पे लोग व्हाट्सएप के ऊपर और ब्लॉग और दूसरे लोगों को सवाल पूछते रहते हैं। दोस्त को पूछेंगे, रिश्तेदार को पूछेंगे, कनाडा में अपना कोई भाई है उसको पूछेंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट पोर्टल्स है, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स है उसके ऊपर आप क्यों नहीं जाते, उसके ऊपर क्यों नहीं ढूंढना चाहते? सर कोई एक आध वेबसाइट का आप मैं नाम बता। डेफिनेटली बता सकता हूँ। पहली जो वेबसाइट जो है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट क्या है, cic.gc.ca, वो कैनेडियन इमिग्रेशन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जिसके ऊपर आप स्टूडेंट वीजा के बारे में, स्टडी वीजा के बारे में जान सकते हैं। फिर कनाडा में पढ़ने के लिए आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं या तो कॉलेज में जाते हैं। तो अगर आप कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं तो उसकी वेबसाइट है nacc.ca, ओके nacc.ca। जी, जो उसके एसोसिएशन के जितनी भी कॉलेजेस है वो सब उसी के ऊपर है, तो उसी के ऊपर आपको एडमिशन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटीज है उनका भी एक पोर्टल है, univcan.ca, univ.can.ca। ये जो वेबसाइट है उसके ऊपर वहाँ की सब यूनिवर्सिटी की आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। ओके ये हो गया। तीसरी चीज, उसके बाद समझो कि मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर, तो उसकी भी कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाई है। वो वेबसाइट का नाम है cic.ca। फिर से दोहराता हूँ, cic.ca। ये जॉब ऑक्यूपेशन प्रोस्पेक्ट और लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट की गवर्नमेंट की वेबसाइट है कि फॉरेन से जो लोग आते हैं तो उनको यहाँ पे क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ सकते हैं, क्या ऑक्यूपेशन की आपकी रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट है, अगर लाइसेंस लेना है तो क्या रिक्वायरमेंट है। वो ऑफिशियली पूरी 100% इंफॉर्मेशन उसके ऊपर गवर्नमेंट ने दी हुई है, तो उसके ऊपर क्यों नहीं देखते आप? बिल्कुल। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ अवेलेबल है, ऑफिशियल अवेलेबल है, लेकिन लोग शायद वो देखते नहीं हैं। और इसी बात का फ़ायदा जो है वो एजेंट्स भी उठाते हैं कि इनको कुछ मालूम नहीं है, नॉलेज नहीं है। अब इनको जो भी बोलेंगे कि हाँ वहाँ जाके ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लोग मान जाते हैं, फिर वहाँ जाके लोग प्रॉब्लम में भी फंस जाते हैं। तो आपने एक चीज़ ये भी बताई कि कुछ कॉलेजेस सस्ती होती है, उनकी फ़ीस सस्ती होती है उसमें, और जो बड़ी फीस वाली जो कॉलेजेस है, उन यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें क्या डिफरेंस रहता है? देखो सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और ये मैं बताना चाहता था कि जैसे इंडिया में हमारे यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, पॉलिटेक्निक हैं और यूनिवर्सिटी है। अहमदाबाद में की बात कर लीजिए तो अहमदाबाद इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक है, LD इंजीनियरिंग कॉलेजेस है और प्राइवेट कॉलेजेस भी टेक्निकल है। इसी तरह कनाडा में भी ये 3 तरह की इंस्टीट्यूट है जो लाइसेंस्ड हैं लेकिन प्राइवेट है, सेमी प्राइवेट जैसे हमारी पॉलिटेक्निक है उस तरह की है, और यूनिवर्सिटी है। लेकिन यूनिवर्सिटी की एजुकेशन की फीस ज़्यादा होती है, इसीलिए 12th के बाद यहाँ पे जो ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं या तो सेमी प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें बच्चे को भेजने के लिए ये एजेंट बात करते हैं। लेकिन मैं सब लोगों को, स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को ये सवाल पूछता हूँ कि अगर आपका बच्चा कनाडा नहीं जा रहा है और इंडिया में बैठा है, अहमदाबाद में है, गुजरात में है, अगर 12th के बाद 2 साल की कोई प्राइवेट कॉलेज में पढ़ लेगा तो क्या उसकी लाइफ बन जाएगी? मेरे ख्याल से नहीं बन पाएगी। तो आप ऐसा कैसे सोच लेते हैं कि मैं अपने बच्चे को कनाडा की प्राइवेट कॉलेज में, सेमी प्राइवेट कॉलेज में 2 साल का मैं भेज दूँ पढ़ने के लिए तो उसकी लाइफ बन जाएगी? ना तो उसके पास एक्सपीरियंस है, प्रोबेबली उसके पास इतना इंग्लिश क्या है, इतना अच्छा नहीं है। 2 साल 12th के बाद का आपने
पढ़ाई की हुई है, जैसे डिप्लोमा या तो सर्टिफिकेट कोर्स है, पूरी यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है, और उस बेसिस के ऊपर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे अच्छी जॉब भी मिल जाए, अच्छी तनख्वाह भी मिल जाए और मैं वेल सेटल हो जाऊं, ये पूरा मिसकंसेप्शन है कुमार। बिल्कुल सर, ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, क्योंकि इसके बारे में शायद ही हमारे दर्शक जानते होंगे कि भाई 1-2 साल का कोर्स है, कर लिया फिर तो नौकरी करो, कौन पूछने वाला है। तो आपके हिसाब से जो प्रोसेस है वो, उसमें ये जो एक छोटी मोटी जो सर्टिफिकेट कोर्स और जो डिप्लोमा वाले कोर्स है उसकी जो डिग्री है वो काम में नहीं आती है। उसको एक प्रॉपर वे से कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है उसमें अगर जाए, भले थोड़ी फीस ज़्यादा हो पर गवर्नमेंट भी शायद उसको सपोर्ट करती। आखिर में आप हमारे दर्शक मित्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे बताई है उससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ये गवर्नमेंट के पोर्टल के ऊपर है, वेबसाइट के ऊपर है, और उसमें आप सर्च करिए तो काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन पहले ये समझिए आप कि कनाडा में स्टडी करने के लिए जो जा रहे हैं तो वो कॉलेज की या तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसका लेवल क्या है, प्राइवेट है, सेमी प्राइवेट है, और या तो यूनिवर्सिटी है। और ये नए जो रेगुलेशंस आए हैं उसमें ये प्राइवेट और सेमी प्राइवेट जो है उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको शायद पढ़ने के बाद वर्क परमिट नहीं मिलेगी, तो ये अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात कि आप 12 के बाद जाना चाहते हैं तो दूसरा कंसिडरेशन जो देना चाहिए वो कि आप 4 साल की यूनिवर्सिटी डिग्री करते हैं तो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है। तो मैं ये भी कहूँगा कि आप बैचलर्स डिग्री इंडिया में कर लीजिए और फिर मास्टर्स करने के लिए जाइए। और तीसरी चीज जो लोग यहाँ पे भूल जाते हैं कि आप कनाडा में आके पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, लेकिन इंग्लिश आपने लाइफ टाइम इग्नोर कर दिया है। ओके। और लेकिन सर IELTS के बगैर तो जाना, हाँ, लेकिन पॉसिबल नहीं। सो IELTS में एवरेज इंडियन स्टूडेंट्स जो है अपने गुजरात से, पंजाब से, हैदराबाद से, मैंने जो देखा हुआ है उनका स्कोर 5 और 6.5 के बीच में ही रहता है, जो बहुत लोअर स्कोर है। और वो लोअर स्कोर की वजह से आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है शायद 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की कॉलेज में, यूनिवर्सिटी शायद में मिल जाता है, लेकिन फिर वहाँ पे जब इमिग्रेशन करने की बात आती है, वहाँ पे जब जॉब की बात आती है, तो फिर आपकी स्ट्रगल चालू हो जाती है। तो पेरेंट्स को, जो पेरेंट्स ने सोचा है कि मुझे अपने बच्चे को बाहर भेजना है, वही एम्फेसाइज करे कि मेरे बच्चे की इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी यहाँ पे बैचलर्स डिग्री की पढ़ाई ठीक है, वहाँ के मास्टर्स करिए, कुछ एक्सपीरियंस यहाँ से लेके जाइए, आपका कनाडा में जाना एकदम आसान हो जाएगा, कम एक्सपेंसेस में हो जाएगा, फ्यूचर भी ब्राइट हो सकता है। फ्यूचर भी ब्राइट हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन सोच समझ के जाइए। बिल्कुल तो कहते हैं ना कि अंधा दौड़ मत लगाइए, अंधी दौड़ मत लगाइए, बिल्कुल और जिसको कहते हैं काडेरिया प्रभावी हम कहते हैं गुजराती में, बिल्कुल। कि भाई सब जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। हमारा खुद की रिक्वायरमेंट अलग है, मेरा एक्सपर्टीज कुछ अलग है, और उस हिसाब से मैं जाऊंगा और उस तरह से मुझे करना है, नहीं तो नहीं जाना है। मैं तो काफ़ी, मेरे जो क्लाइंट्स आते हैं उनको मैं क्या कहता हूँ, मुझे सुनने के बाद, मेरे साथ कंसल्ट करने के बाद, अगर आप डिसाइड करें कि मुझे कनाडा नहीं जाना है या तो फॉरेन नहीं जाना है, वो भी राइट डिसीजन है, बिकॉज इट्स अ इन्फॉर्म डिसीजन कि भाई हमें इतना एक्सपेंसेस नहीं करना है, हम यहाँ पे क्वालिफाई नहीं होते, इसकी बजाय अच्छा है कि मैं यहीं पे मास्टर्स कर लूँ, यहीं पे मैं एक्सपीरियंस ले लूँ, जब मेरा इंग्लिश अच्छा हो जाएगा तब मैं डायरेक्ट PR के लिए भी करूँ। सो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको एक राइट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अगर राइट मिलती है तो आपका भविष्य कनाडा में इमिग्रेशन हमेशा खुला रहने वाला है और फ्यूचर भी ब्राइट है, लेकिन उस ऑक्यूपेशन में जाइए कि जहाँ पे उसकी डिमांड है और उसके लिए पूरी प्रिपरेशन करिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एडवोकेट प्रशांत अजमेरा। बहुत ही बढ़िया बात बताई उन्होंने कि भाई कितनी छोटी छोटी चीज़ें हम लोग मिसिंग करते हैं। जिस कॉलेज में हम लोग दाखिला लेते हैं उसकी वैल्यू क्या है, जिस तरीके से हम जाना चाहते हैं, स्कूल के बाद जाना चाहते हैं, यहाँ पे ग्रेजुएशन करने के बाद जाना चाहते हैं, कौन सा तरीका हमारे लिए सही है। हमारा कोई दोस्त वहाँ पे सेट हो गया है तो वो बहुत बढ़िया है, हमारा कोई रिश्तेदार है तो वो हमको सेट कर देगा। ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल सोचने के बाद ही आप फैसला कीजिए कि सचमुच आपको फॉरेन, कनाडा ही नहीं कोई भी देश में
जाना है चाहिए या फिर नहीं। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।